इंडिया के पॉलिटिकल बैटलफील्ड में अनगिनत जीत देखी गई है, लेकिन एक क्वेश्चन आज के समय में हर वोटर के मन में अभी भी बना हुआ है कि इस मॉडर्न इंडिया में राहुल गांधी की कांग्रेस को इलेक्शन जीतने में क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या ये लीडरशिप की वजह से है, स्ट्रेटजी की वजह से है, या फिर इससे भी ज़्यादा गंभीर बात है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के मोस्ट बॉर्निंग क्वेश्चन पर गहराई से डिस्कस करेंगे कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर है, साथ ही वेल स्पोकन व्यक्ति है और इनका ऐसा फैमिली लेगेसी है जैसा किसी के पास भी नहीं, लेकिन फिर भी इनको लगातार हार का सामना करना पड़ा है। साल दर साल नेशनल और स्टेट दोनों इलेक्शन हारते रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस साल के जनरल इलेक्शन को देखोगे, यानी लोकसभा इलेक्शन 2024 को, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक हुआ, तो उस इलेक्शन में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यानी कांग्रेस केवल 99 सीट्स ही ला पाई, जिसके कारण उसने अपना गवर्नमेंट नहीं बनाया। और 2014 के बाद से इनका जो हारने का परंपरा रहा वो बरकरार रहा। और इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आने के बाद तो कांग्रेस सदमे में था, क्योंकि वहां पर बीजेपी जीत गई 48 सीट्स के साथ, जबकि कांग्रेस 37 पर ही रह गई। और एक बार को तो मैं भी शौक हो गया हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 रिजल्ट को देखकर कि अरे भाई ये क्या हो गया, बीजेपी हरियाणा में कैसे आ गई। क्योंकि मुझे क्या, हर कोई को ये पहले से ही अनुमान था कि बीजेपी हरियाणा में आ ही नहीं सकती है, आएगी तो कांग्रेस ही आएगी, और ये 100% कन्फर्म था सबको। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद सब सदमे में, और वही ईवीएम का रोना धोना शुरू। क्योंकि अभी बताया ना, बीजेपी 48 सीट के साथ हरियाणा में, और ना केवल हरियाणा में बल्कि हाल ही के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी लीड महायुति एलियंस की शानदार जीत हुई है। इसके अलावा झारखंड को देखा जाए तो झारखंड में भी कांग्रेस का पत्ता साफ, क्योंकि अब की बार झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन आ गए 34 सीट्स के साथ। लेकिन बार बार कांग्रेस का इस तरह से हारना क्या बताता है? इज इट द कर्स ऑफ डायनेस्टी, अ मिसमैच ऑफ विजन विद टुडेज इंडिया, और आर वोटर्स सिंपली टायर्ड ऑफ द कांग्रेस अप्रोच टू पॉलिटिक्स? लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कभी भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक डोमिनेंट फोर्स थी, जिसने देश को आज़ादी दिलाई और कई दशकों तक नेशन बिल्डिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाई। हालांकि हाल के ही वर्षों में नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर इसके इन्फ्लुएंस और पावर में डिक्लाइन देखी गई है। लेकिन एक समय में इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस और पावर था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना साल 1885 में हुई थी, और ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसमें कांग्रेस के बैनर तले जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अन्य लोगों को फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उनके लीडरशिप के लिए इमोर्टलाइज्ड कर दिया गया। क्योंकि 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका ने इसे एक अनपैरेलल्ड पॉलिटिकल लेगेसी दे दी। लेकिन आज़ादी के बाद भी कांग्रेस भारत के पॉलिटिकल सीन पर हावी रही, क्योंकि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद 17 साल तक पावर में रहे, और उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को आकार दिया। इसमें नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने लीडरशिप संभाला और कांग्रेस का दबदबा कायम रखा। लेकिन उनकी हत्या के बाद भी इनके बेटे राजीव गांधी ने पार्टी को लीड किया और एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनाए रखा, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग और सेकुलरिज्म के प्रति उनकी कमिटमेंट ने आज़ादी के बाद के भारत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने इन्फ्लुएंस में लगातार गिरावट देखी है, क्योंकि ये पुराने कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, जो सत्ता पर लगभग पूरी तरह से कब्जा जमाई हुई थी। जिसमें राजीव गांधी की लीडरशिप में गिरावट के बाद 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में गिरावट शुरू हुई, और कांग्रेस पार्टी को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट और करप्शन घोटाले का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा। लेकिन 1990 के दशक में रीजनल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सत्ता में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरने से इंडियन पॉलिटिक्स पर कांग्रेस की पकड़ और भी कमजोर हो गई। इसके अलावा साल 2014 और 2019 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को अपनी सबसे बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा, जबकि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी ने नेशनल स्टेज पर अपना परचम लहराया। लेकिन कांग्रेस जो कभी भारत के लीडरशिप का पर्याय हुआ करती थी, वो अब सेकेंडरी रूल में चली गई है, और बीजेपी ने खास तौर पर भारत के हिंदी भाषी एरिया में मैसिव ग्राउंड गेन कर लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे स्टेट में जहां कांग्रेस का कभी इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वहां भी कांग्रेस अब इंटरनल स्क्वैबल्स और एक्सटर्नल कंपटीशन के सामने अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है।
जिससे यही चीज़ भारत के सबसे पुरानी और सबसे चर्चित पॉलिटिकल पार्टी में से एक के फ्यूचर के बारे में सिग्निफिकेंट क्वेश्चन उठाता है कि भारत के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी अब कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कैसे कर सकती है। इसमें इसी चीज़ का आंसर कई फैक्टर्स में है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी, आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन और बीजेपी के रूप में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का उभरना शामिल है, जो पब्लिक को उस तरह से आकर्षित करने में कामयाब रही है जैसा कांग्रेस नहीं कर पाई है। साथ ही देश के कुछ हिस्सों में कांग्रेस की लेगेसी और सपोर्ट बेस अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि सेकुलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स और सोशल वेलफेयर पॉलिसी के लिए आवाज के रूप में इसकी भूमिका अभी भी भारतीय मतदाताओं के कुछ वर्गों के बीच गूंजती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खुद को फिर से स्थापित कर सकती है और अपने पास्ट ग्लोरी को फिर से प्राप्त कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रीजन है राहुल गांधी कांग्रेस का इस तरह बार बार इलेक्शन हारना? आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियाज इंडिपेंडेंस में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाई है, साथ ही स्वतंत्र भारत के शासन के शुरुआती वर्षों को आकार देने में भी, क्योंकि 1885 में फाउंडेड कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के भीतर सुधार की तलाश करने और इंडियन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडरेट प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की। हालांकि समय के साथ ये इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल को लीड करने वाली मेजर पॉलिटिकल फोर्स के रूप में एवॉल्व हुई। जैसे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में इसका रोल, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इसका गवर्नेंस। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने अपने नॉन वायलेंस और सिविल डिसऑर्डरेंस की फिलोसफी के साथ कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया, जो देश भर में लाखों भारतीयों को एकजुट करने में कैपेबल था। जिसमें गांधी के यही प्रभाव ने कांग्रेस को एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंस के लिए एक जन आधारित नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लीडर में बदल दिया, जिसके कारण भारत में गांधी जी को पहली बड़ी सफलता चंपारण बिहार में मिला, जहां इन्होंने ऑप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज के तहत नील के किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए एक सक्सेसफुल मूवमेंट को लीड किया। और खेड़ा गुजरात में इन्होंने एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड के खिलाफ किसानों को सपोर्ट किया। और 1919 में जालियांवाला बाग मस्करी के बाद, जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने सैकड़ों निहत्थे भारतीय नागरिकों को मार डाला था, तो गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें इस मास मूवमेंट का एम ब्रिटिश गुड्स, सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट करना था, जिसमें भारतीयों से गवर्नमेंट जॉब, कोर्ट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूर रहने के लिए कहा गया था। इसके परिणाम स्वरूप इसने सिविल डिसोबीडियंस के एक नए एरा की शुरुआत की। साथ ही सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट चलाए गए, जिसने फुल इंडिपेंडेंस पाने के लिए कांग्रेस के बढ़ती संकल्प को प्रदर्शित किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभरे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद की शासन व्यवस्था को शेप देने में सिग्निफिकेंट रोल निभाई, क्योंकि 1920 के दशक से नेहरू कांग्रेस में एक की फिगर थे और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के फाइनल स्टेज और इंडिपेंडेंट इंडिया के शुरुआती वर्षों में इनका लीडरशिप महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू ने लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेज और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट की और भारत को एक सोवरेजन सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में देखा। इनके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी साल 1966 में भारत की तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनी। हालांकि शुरुआत में वो अपने पिता की तरह इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में क्रिटिकल रोल निभाए, क्योंकि 1971 में इन्होंने भारत पाकिस्तान वॉर में भारत की जीत दिलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन इस जीत ने इनके पॉलिटिकल स्टेचर को काफी बढ़ा दिया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया था, जिसमें राजीव गांधी बफर्स स्कैम जैसे बढ़ते करप्शन के मामले के बावजूद पार्टी के इन्फ्लुएंस बनाए रखने में फेल रहे। लेकिन तभी 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद लीडरशिप का अभाव और गहरा हो गया, और तभी से कांग्रेस ने अपना वो पॉलिटिकल डोमिनेंस खो दिया था जो उसने इंडिपेंडेंस के बाद से हासिल किया था, जिसमें बीजेपी ने अपने स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा के साथ कांग्रेस के बढ़ते डिसइल्यूजनमेंट का फायदा उठाकर खासकर भारत के नॉर्थ और वेस्ट में और 1996 और 1998 के इलेक्शन में बीजेपी की सफलता और 1999 में इसका इवेंचुअली पावर में राइज नेशनल पॉलिटिक्स पर कांग्रेस के डोमिनेंट कंट्रोल में डिक्लाइन को शो करता है। अब ये तो था थोड़ा बहुत कांग्रेस के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और उसका डिक्लाइन। अब आइए ये समझते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस बार बार इलेक्शन क्यों हार रही है।
तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस, इसकी चुनावी हार यानी इलेक्टोरल लॉसेस एक सिग्निफिकेंट भूमिका निभा रहा है, जिसमें इस क्राइसिस के दो मेन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला तो ओवर डिपेंडेंस ऑन द गांधी फैमिली, जिसमें मुख्य मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली, खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर ओवर डिपेंड है, जिसकी वजह से इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि कांग्रेस के पास नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर बीजेपी के डोमिनेंस को टक्कर देने में कैपेबल एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस लीडरशिप पूल का अभाव है। यानी गांधी फैमिली पर ओवर डिपेंडेंस अक्सर उन पॉलिटिकल लीडर्स को पीछे छोड़ देती है जो इलेक्टोरेट से कनेक्ट हो सकते हैं और लोकल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लीडर्स। इसमें तो लीडरशिप क्राइसिस का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर ऐसे लीडर को डेवलप करने में फेल रही है जो लोकल लेवल पर वोटर से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे की स्टेट्स में पॉपुलर लीडर्स की एब्सेंस ने पार्टी के वोटर को मोबिलाइज करने की एबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ठीक इसके उल्टा बीजेपी ने सक्सेसफुली रीजनल लीडर्स को डेवलप किया है और लोकल लीडरशिप के थ्रू अपने एसेंस को स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे उसने उन स्टेट में भी इलेक्शन जीतने में मदद मिली है जहां वो कभी कमजोर थी। इसलिए रीजनल इशू को समझने, लोकल कंसर्न्स को एड्रेस करने और कम्युनिटीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए ग्रास रूट्स लीडरशिप यानी जमीनी स्तर का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर गांधी फैमिली पर ओवर डिपेंडेंस और स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लीडर्स की कमी ने कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और वोटर से कनेक्ट होने में असमर्थ बना दिया है, जिसके कारण उसे सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल लॉस का सामना करना पड़ा है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां ध्रुव भाई जैसे दलाल हो इनके लिए, लेकिन फिर भी ये हार ही रहे हैं। अब दूसरा केस देखा जाए इनके हारने का, तो कांग्रेस पार्टी यूथ के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने और रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में कैपेबल नहीं रही है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनके मैनिफेस्टो को ही देखकर लगा था कि इनके मैनिफेस्टो में यूथ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में भर भर के यूथ के लिए प्रोमिसेस किए गए थे। आप खुलकर देख लेना। साथ ही बीजेपी यूथ से कनेक्ट होने और रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, जिसका मेन रीज़न इसका स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, क्योंकि यंगर वोटर से कनेक्ट होने के लिए बीजेपी हाईली टारगेटेड मैसेजिंग का इस्तेमाल करती है, जैसे नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम के थ्रू यंग पीपल से कनेक्ट होते हैं जो टेक सेवी, जॉब सेकिंग वाले यूथ के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इसका 0.01% भी क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण ये यूथ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है और इन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। और वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैं आपको बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिस्टोरिकली भारत में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, जो अक्सर लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की वजह से क्रिटिसाइज की जाती रही है, खासकर हाल के ही दशकों में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के रूप में पेश करती है, जबकि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म के प्रति अपनी कमिटमेंट को अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ बैलेंस करने का स्ट्रगल इसकी आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी का एक और की एस्पेक्ट्स है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में निहित सेकुलरिज्म कांग्रेस की पहचान की आधारशिलाओं में से एक रही है, जिसका ध्यान भारत में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के बीच बैलेंस बनाए रखने पर रहा है। हालांकि इस पार्टी को अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने के लिए भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। अक्सर वोट बैंक बनाए रखने के लिए स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के आरोप लगाया जाता है, जिसके चलते कई सारे हिंदू जाकर बीजेपी को वोट करते हैं। और चूंकि हिंदू भारत में मेजोरिटी में है, तो उनके वोटिंग से बीजेपी बार बार जीती रहती है और कांग्रेस बार बार हारती रहती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सेकुलरिज्म का फंडा अपनाती है और अपने आप को ऐसा दिखाती है जैसे कि वो केवल एक रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है। और वो कौन है आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में बोले थे ना कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो हिंदू क्या बोलेगा, मेरे को हिंसक बोला, जा मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा। अब सोचो, जो मेजोरिटी में है उसको गाली देकर भगा दे रहे हो, तो वोट कहाँ से मिलेगा? और जब वोट ना मिलेगा तो इलेक्शन क्या घंटा जीतोगे? अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।